विकास की बात करते करते चुनाव की बात आ गई है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने ये घोषणा की और उस पर अमल किया कि किसानों को 2100 रुपये धान की कीमत मिलेगी। छत्तीसगढ़ आपको मालूम है कि 44% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। रामकुमार यादव जी, खबर ये थी जब आप विधायक बने उस समय आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं था। अरुण साहब जी का इंटरव्यू यहाँ पर हम सुन रहे थे, जिस प्रकार से बात कर रहे थे, चुनाव हुआ नहीं है, पूरे सारे हम लोग जीत चुके हैं। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार और 1 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फर्क है। इन लोग जाते हैं मंत्री लोग और वहाँ पर जाकर के सोए रहते हैं छत्तीसगढ़ सदन में, भवन में। आपको लगता है कि वो दिल्ली सोने जाते हैं? मेरे क्षेत्र का काम होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा, वो काम करें या ना करें। जब गए हैं तब तक काम हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कानून के दायरे पे रह करके संविधान के रास्ते में चलने वाली है। क्या आप महसूस करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए? 1 साल बतौर विधायक रहते हुए आपने क्या कोशिशें की हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका, और बहुत स्वागत है आपका। और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी अब प्रस्थान कर रहे हैं और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो कार्यक्रम में आए और तय समय से 10 मिनट पहले आए। अमूमन ये माना जाता है कि नेताजी लेट हो जाते हैं, लेकिन अरुण साव जी ने उस मिथक को भी तोड़ा है, इसलिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामकुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज विस्तार न्यूज़ बिलासपुर से बिलासपुर के विकास की बात कर रहा है, और विकास की बात करते करते चुनाव की बात आ गई है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। तो शुरुआत इसी पंचायत चुनाव से करते हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो चुनाव की घोषणा के बाद ये बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम बोल के गए हैं अटल जी कि कमल खिलेगा हर जगह। आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपका क्या ख्वाब है? 5 साल बनाम 1 साल का जनता रोड मैप देख रही है। नगरीय निकाय चुनाव की जहाँ तक बात है, आज ही राज्य चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की घोषणा की है। आप देखेंगे कि जब 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही तो उनका पूरा फोकस छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर ही था। उनकी जितनी भी योजनाएं बनी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, कांग्रेस का ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ तभी समृद्ध हो सकता है जब छत्तीसगढ़ का गांव और छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध होगा। ये अलग बात है कि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ 10-12 सीटों से हम लोग पीछे हो गए, पर आज भी गांव में अगर आप जाएंगे तो जो 5 साल की योजनाएं हैं, चाहे किसानों के धान का मूल्य हो, पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने ये घोषणा की और उस पर अमल किया कि किसानों को 2100 रुपये धान की कीमत मिलेगी। जितनी भी हमारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हुई, पहले छत्तीसगढ़ में 4 वनोपज की खरीदी होती थी। छत्तीसगढ़ आपको मालूम है कि 44% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। हमारे वनांचल में रहने वाले बहुत से भाइयों को जीविकोपार्जन के लिए कोई जगह नहीं होती थी। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 72 वनोपज की खरीदी सरकारी रेट पर खरीदी होने लगी, जिससे वनांचल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधरी। उसके बाद नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोठान योजना, तमाम योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की। इसलिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में लोग फिर से याद कर रहे हैं उस भूपेश बघेल जी की याद कर रहे हैं या मौका नहीं देना चाहते? क्योंकि 2 बार मौका दिया नहीं है आपको, ना विधानसभा में और ना ही लोकसभा में। देखिए, जब कोई चीज़ चली जाती है, हाथ से छूट जाती है, तब उसका एहसास होता है कि नहीं, वही अच्छा था। तो अब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार और 1 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फ़र्क है। और आज ग्रामीण लोग, ये बड़ी बात है। और रामकुमार यादव जी से ही मैं सवाल करना चाहूँगा। आपको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, रामकुमार यादव 90 के 90 छत्तीसगढ़ विधायक में से आर्थिक तौर पर सबसे पिछड़े माने जाते हैं। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये उस जीवटता का उदाहरण है जहाँ पर जीरो से शुरुआत करते हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर रामकुमार यादव अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। रामकुमार यादव जी, खबर ये थी जब आप विधायक बने उस समय आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है। और अब आप विधायक बन गए हो। 1 साल के विधायक के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव हो या प्रदेश के विकास की बात हो, बिलासपुर के विकास की बात हो, कैसा आप आंकलन करना चाहते हैं? देखिए, हम जो है
अरुण साहब जी का इंटरव्यू यहाँ पर हम सुन रहे थे, जिस प्रकार से बात कर रहे थे और पूरे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, बात ऐसे कर रहे थे जैसे कि अभी चुनाव हुआ नहीं है, पूरे सारे हम लोग जीत चुके हैं। जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, इन लोगों की भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जब चुनाव हुआ इन लोग का डबल इंजन के धांसे में आकर के वोट डाल दिए। लेकिन डबल इंजन का कौन ड्राइवर है, कौन कहाँ ले जा रहा है, क्या करेंगे, चुनाव ले दे करके अभी तय कर पाए। आज 2 महीने से चल रहा था चुनाव कराएंगे करके, तो इनका जो है ज्यादा खाली समय मिल गया लाठी चुनाव लड़ने के लिए। 2 महीने अगर लेट चुनाव हो रहे तो ज्यादा समय मिल गया चुनाव लड़ने के लिए। जी, देखिए हम लोग तो पहले से तैयार हैं। जो 1 साल इन लोग का जो डबल इंजन की सरकार के जो भरोसे इन लोग जो है काम करना चाह रहे थे, डबल इंजन हम तब मानते जब दिल्ली से इन लोग पैसा लेके आते। इन लोग जाते हैं मंत्री लोग और वहाँ पर जा कर के सोए रहते हैं छत्तीसगढ़ सदन में, भवन में, और वहाँ से उठ करके मंत्री से फोटो खिंचवा करके आ जाते हैं। जब पेपर में छपता कि फलना मंत्री ने गया और 1000 करोड़ लेकर के आया, तो हम समझते कि डबल इंजन कुछ काम कर रहा है। तो खाली इन लोग जो है वहाँ पर जा करके सोए रहते हैं और वहाँ से आते। ऐसे थोड़ी आपको मानेंगे। लगता है कि वो दिल्ली सोने जाते हैं? बिल्कुल, जो वहाँ पर कुछ लेके ना आए हाँ, तो सोने नहीं जा रहे तो क्या करने जा रहे हैं? अटल जी, लेकिन सवाल ये है कि आपका क्षेत्र तो काफी इस मामले में है कि वहाँ पर जंगल ज़्यादा हैं, वहाँ पर बहुत सारी ज़रूरतें की ज़रूरत है। आप भूपेश बघेल जी के करीबी माने जाते हैं, और अब क्या आप महसूस करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए? 1 साल बतौर विधायक रहते हुए आपने क्या कोशिशें की हैं? देखिए, सरकारें किसी की भी हो, अमूमन विकास का जो मापदंड है वो पूरा होता है। मेरा विधानसभा क्षेत्र लगभग 70% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें भी 60-70% से ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं जी। और चूँकि आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा को कभी जीत नहीं पाई है, और मेरे लिए तो चुनौती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2 बड़े राजनीतिक परिवार, स्वर्गीय दिलीप सिंह जदयू जी का परिवार और स्वर्गीय अजीत जोगी जी का परिवार, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। तो मेरे लिए चुनौती थी, पर वहाँ की जनता ने, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे जीत दिलाई, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के विकास के लिए और विकास के कार्य के लिए। अभी अरुण साहू जी यहाँ बैठे हुए थे, मुझे कभी किसी के पास, किसी मंत्री के पास, सरकारें किसी की भी हो, मेरे क्षेत्र का काम होगा तो मैं उनके पास जाऊँगा, वो काम करें या ना करें। किया है काम? जब जो- जब गए हैं तब तक काम हुआ है? नहीं, बहुत सारे काम नहीं हुए। अभी एक बात है कि रतनपुर और कोटा के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण पुल था जो पिछले 1.5 सालों से गिर गया था और वो बन नहीं पा रहा था, जिसमें लोरमी तक के लोगों को कोरबा जाना होता था, तो उसी सड़क का इस्तेमाल होता था। मैंने अरुण साहू जी के पास जाके निवेदन किया कि इस पुल का निर्माण जल्दी कर दिया जाए। प्रोसेस जैसा होता है, प्रोसेस चलता रहा, 6 महीने लग गए। जब मैंने घोषणा की कि हम लोग महाचक्का जाम करेंगे, उसके 2 दिन बाद, जिस दिन डेट थी उसके 1 दिन पहले ही वहाँ से लेटर आ गया कि उस पुल का सैंक्शन हो चुका है, हो गया काम। तो ऐसा संतुष्टि नहीं है। मिल गई, मेहनत रंग लाई। हाँ जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि आपके सामने 2 परिवार थे, जूदे परिवार और जोगी परिवार। अब जोगी परिवार तो कांग्रेस में आना चाहता, लेकिन आप दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। देखिए, ये तो हाईकमान और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को निर्णय लेना है, और ये निर्णय उनका होगा कि किसको पार्टी में लिया जाए ना जाए। नहीं, बहुत भूपेश बघेल जी चाहते नहीं है क्या? नहीं, भूपेश बघेल जी आरोप लगाते हैं बीजेपी की भूपेश बघेल जी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है। ऊपर से एक कमेटी बनी हुई है, उसके दोनों चीज़ें देखी जाएंगी कि किसी के आने से पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है और किसी के नहीं आने से पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनकी बात अलग थी। माननीय श्रीमती रेणु जोगी जी बहुत भद्र महिला हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, पर अब उनकी उम्र हो गई है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, और बहुत सारे ऐसे रीजन। नहीं तो आपके लिए संकट तो नहीं खड़ा हो जाएगा? आप भी नहीं चाहते हैं कि वो नहीं आए? मैं इस चुनावी माहौल में संकट किसी भी बात को नहीं मानता, मैं हर चीज़ को चुनौती मानता हूँ, और जो भी आएगा उस चुनौती को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। राम कुमार यादव जी, अब सवाल ये है कि चंद्रहासनी दरबार बहुत प्रसिद्ध दरबार है, मंदिर है, और वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, आस्था का केंद्र है। बतौर विधायक आप वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आपने
बहुत अच्छा सवाल पूछा है। चूँकि चंद्रपुर विधानसभा में हम सबको, अब पूरे प्रदेश देशवासी को चंद्रहासिनी माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मेरे विधायक बनने के पहले, जैसे हमारे अटल भैया जी के संबंध में जो बोल रहे थे कि जुदेव परिवार, वहाँ जुदेव परिवार 10 साल तक विधायक थे, उनकी सरकार थी। लेकिन आपके विस्तार न्यूज के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लोग भी देखेंगे कि जितना कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, नाम भारी दर्शन थोड़ा। जुदेव जी के तो हर बना जगह दिए कहावत थे है। वहाँ पर 10 साल तक का विधायक, लेकिन वहाँ पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि आप लोग दर्शन करने जाते थे तो हम सब पूरे नेशनल हाईवे में वहाँ एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, तो वहाँ पर गौरव पथ का निर्माण हुआ। मरीन ड्राइव का जो है स्वीकृति टेंडर भी हो गया था, लेकिन गौरव पथ तो ले दे करके अभी 80% बना है, 20% बचा है। बाकी टेंडर को इन लोग जो है निराश कर दी हैं अभी। तो मैं कह सकता हूं इतना कि मेरे तरफ से जो भी 3 साल में जो भी प्रयास होना था, मैंने कोशिश किया और बहुत हद एक तक कोशिश उसमें- आपको और करनी है, और दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे कोटा हो या चंद्रपुर हो, धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है। और चंद्रपुर के लिए कहा जाता है कि जुदेव परिवार ने उन लोगों को लेकर आए, वापस मुख्य धारा में जोड़ा या वापस उस घर वापसी कराई जो धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के जाल में फंसे थे। वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, चुनौती बनती जा रही है। ये सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा और अटल जी आपसे भी चाहूंगा। पहले राम कुमार जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कानून के दायरे पर रह करके संविधान के रास्ते में चलने वाली है, और जो भी संविधान है उनके अनुरूप जितने भी जो भी कार्यक्रम होता है उनका हम सम्मान करते हैं। आप देखे होंगे हमारी सरकार थी, 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में कभी कहीं पर ऐसा आपको देखने को मुद्दा नहीं है मिला। कि नहीं है धर्मांतरण? बिल्कुल, देखिए, मुद्दा तो हर प्रकार का मुद्दा है, ये भी उसमें एक मुद्दा है। गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सभी प्रकार के मुद्दे एक प्रकार से ये भी है। ठीक है अटल जी, मैं चूंकि समय कम इसलिए सबसे ज्यादा देखिए, जानना चाहता हूँ इस मुद्दे पे। धर्म बहुत ही व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। हाँ, मेरा अपना मानना है कि बहुत मुश्किल काम है कि किसी आदमी का आप धर्म परिवर्तन करा पाओ। जहाँ तक कोटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, वहाँ बहुत सारे आदिवासी भाई रहते हैं। मैंने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, जब आप परेशान होते हैं, जब आपका परिवार का कोई आदमी परेशान होता है, तो आप आस्था में सब जगह मत्था टेकते हैं। सब मंदिरों में, कोई कहता है कि इस मज़ार में मत्था टेको, तो आप उस मज़ार में भी जाते हैं। कोई कहता है कि आप चर्च चले जाइए, आपको शांति मिलेगी। तो ये विश्वास का प्रश्न है। नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक विश्वास है और एक जो है धर्मांतरण नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि कुछ लोग हर आदमी को अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। हर जगह रामायण होती है, भागवत होती है, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, वो भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं। अगर उसको आदिवासी मैंने आदिवासियों की संस्कृति देखी है, वो कभी अपनी संस्कृति से अलग नहीं हटते। उनके रिचुअल्स, उनके पूजा, उनके पाठ, उनके शादी ब्याह, हर चीज वो अपने ही ढंग से करते हैं। मतलब आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है? धर्मांतरण के लिए कानून बना हुआ है। धर्मांतरण केवल विवाद का विषय नहीं है। ठीक अगर कानून है, डबल इंजन की सरकार है, तो उनको रोके, पर किसी आदमी को आप दबाव पूर्वक ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस धर्म को नहीं मानिए। मैं कल के दिन कबीर पंथ का स्वीकार करना चाहूंगा, मुझे कौन रोक सकता है? इस देश का कानून मुझे नहीं रोक सकता मुझे धर्म परिवर्तन करने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अटल श्रीवास्तव जी आपका, और साथ ही राम कुमार यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पर जुड़े, आपने सवालों के जवाब भी दिए, नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया और कई मुद्दों को छुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल विवेक, दोनों का ही तहे दिल से विस्तार शुक्रिया अदा करना चाहता है, और मैं चाहूँगी कि एसोसिएट आए हमारे पास, एडिटर श्वेता राय जी मंच पर आएँ और दोनों का ही सम्मान करें।